जय हिंद दोस्तों, योगी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों, इससे पहले रक्त से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखी है, जिसके अंतर्गत हमने रक्त से संबंधित संपूर्ण डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम प्रैक्टिस करेंगे रक्त से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप यकीन मानना है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी रक्त से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इस वीडियो में पूरे कवर करे हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रक्त, पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है, जो आरबीसी का जो लाल रंग होता है, वो किस कारण से होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है? 96% होती है। और हीमो क्या होता है? हीम होता है, एक हीम नामक रंजक है, इसमें हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसमें 4% होती है। और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी कोशिकाओं, अच्छा कहीं कहीं आपको कणिकाएं भी देखने को मिलेगा और कहीं कोशिकाएं भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करना। कोशिकाओं में इनके द्वारा किया जाता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है शरीर में, वो किन कणिकाओं के द्वारा होता है? तो देखिए, जो कणिकाएं होती हैं, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वो कितनी है? 3 प्रकार की है। तो एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और एक प्लेटलेट्स होती है। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है वो क्या करती है? आरबीसी करती है। ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है। 99% ऑक्सीजन का परिवहन अगर कोई करता है तो आरबीसी करता है। लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वो ही ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर के अंतर्गत करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक रक्त कार्य नहीं है? ध्यान से पढ़ना, रक्त का कार्य नहीं है। रक्त ऊतक में पोषक तत्व का वितरण करता है। बिल्कुल, रक्त जो है वो क्या करता है? पोषक तत्वों का वितरण करता है शरीर के अंदर। और ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऊतकों में CO2 का वहन करता है। बिल्कुल, ये ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है और CO2 का वहन भी करता है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट उत्पादों वहन करना। बिल्कुल, ये अपशिष्ट उत्पादों का वहन भी करता है रक्त। नेक्स्ट देखिए, कट जाने या घायल होने पर थक्का बनने से रोकना। अच्छा, कट जाने या घायल होने पर थक्का बनने से रोकने का काम रक्त का नहीं है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है प्लेटलेट्स का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ये रक्त का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है? थक्का बनना ये प्लेटलेट्स का कार्य है। एक पूरी ब्लड क्लोटिंग होती है पूरी तरीके से, उसी के अंदर क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव शरीर में रक्त का परिचालित होता है। तो रक्त का जो परिचालन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये उच्च रक्त वाहिका है, मतलब जिसके द्वारा रक्त का पूरा परिसंचालन होता है मानव शरीर में। तो ये होता है धमनी और शिरा के कारण होता है। धमनी और शिरा ये रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय तक लाने और ले जाने का कार्य करती है। और धमनी जो होती है, अच्छा देखिए, अब मैं बात करता हूं धमनी की। तो धमनी जो होती है, जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगी। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनी ले जाएगी और विभिन्न भागों से रक्त को अगर हृदय में कोई लाता है तो वो शिराएं लाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? कोशिकाएं या कणिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। तो जब व्यक्ति संक्रमित ज्वर हो जाता है तो जो संक्रमण से जो कोई लड़ता है, जो रोगाणु से कोई लड़ता है, तो वो कौन सी कोशिकाएं या कौन सी रक्त कणिकाएं लड़ती हैं? तो मैंने आपको बताया था WBC जो होती हैं वो क्या करती हैं? संक्रमण से लड़ने का काम करती हैं। ओके, रोगाणु से लड़ने का कोई काम करता है तो वो WBC करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं के लिए दूसरा शब्द बताइए। जो इसका बायोलॉजिकल जो नेम है लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का,
वो क्या है? तो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है एरिथ्रोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। एरिथ्रोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है। अच्छा, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंतर्गत ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लसिका क्या है? लसिका है क्या है? डब्ल्यूबीसी रहित रक्त है? नहीं हो सकता। आरबीसी रहित रक्त है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये आरबीसी रहित रक्त है लसिका। लसिका क्या है? अंतःस्रावी द्रव्य है जो कि मानव की कोशिकाओं के बीच में ये पाया जाता है। और लसिका की जो रचना है ना वो प्लाज्मा जैसी होती है, लेकिन ये प्लाज्मा से काफी भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? अच्छा, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो कैसी होती हैं? ये रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं? ये रंगहीन होती है। इसमें केंद्रक होता है और ये रंगहीन होता है। और हीमोग्लोबिन में इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं होता है, जिसके कारण तो इसका रंग, जो इसका रंग होता है वो लाल नहीं होता है। ये कैसी होती है? श्वेत होती हैं। कैसी होती हैं? ये श्वेत होती हैं। अच्छा, इसका जो डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है। और ये कैसी होती? रंगहीन होती हैं। अच्छा, इसका जो डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% जो भाग बना होता है वो किसका बना होता है? ये बना होता है न्यूट्रोफिल्स का 60 से 70% भाग बना होता है। और न्यूट्रोफिल्स के अंतर्गत क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है और मोनोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। अच्छा, लिम्फोसाइट्स का क्या काम रहता है? लिम्फोसाइट का क्या कार्य रहता है? ये रोगाणु से लड़ता है। रोगाणु से अगर कोई लड़ने का काम करता है, रोगाणु और जीवाणु से, तो वो लिम्फोसाइट कर लड़ता है। और मोनोसाइट का क्या काम रहता है? ये भक्षण का काम रहता है, ये खाने का काम करता है। जो भी रोगाणु मर जाते हैं उनको खाने का अगर कोई काम करता है तो वो मोनोसाइट करता है। और मोनोसाइट का जो आकार होता है वो काफी बड़ा होता है। और लिम्फोसाइट में ही किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी क्या है? ये रक्षा करती है। ये क्या करती है? रक्षा करती है। जब भी कोई रोग ग्रसित होगा व्यक्ति तो एंटीबॉडी संकेत देगी। किसको? लिम्फोसाइट को देगी। ओके, और लिम्फोसाइट उसको क्या करेगा? मारेगा। लिम्फोसाइट उससे लड़ेगा और उसको मार देगा। और मोनोसाइट उसका क्या करेगा? भक्षण करेगा। अच्छा, एचआईवी वायरस में क्या होता है कि एचआईवी वायरस जो एड्स हो जाता है तो उसमें एचआईवी वायरस रहता है। उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट को ही मार देता है। क्या करता है? एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट को ही मार देता है। लिम्फोसाइट नहीं लड़ पाता, इस कारण तो ही ये होता है। ब्लड जो कैंसर होता है, कैंसर में भी क्या होता है? कैंसर का जो पेशेंट होता है उसमें भी क्या? लिम्फोसाइट मर जाता है। लिम्फोसाइट मर जाता है, उसमें ये लड़ नहीं पाता है। ओके, अगर लड़के ये जीत जाता है तो उस क्या करेगा? रोगाणु को मार देता है। वो मार देगा तो क्या होगा? मोनोसाइट इसको खा लेगा। तो याद रखना, जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है? रक्षा करती है। और लिम्फोसाइट रोगाणु से लड़ता है। और मोनोसाइट का काम क्या रहता है? मोनोसाइट काम उसका भक्षण कर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं या कणिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? तो 120 दिन के अंतर्गत कौन सी कणिकाएं बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल रहता है आरबीसी का वो कितना रहता है? 120 दिन। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं रहती है उनका जीवन काल कितना रहता है? 4 से 5 दिन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस द्रव्य का नाम बताइए जिसमें रक्त कणिकाएं तैरती हैं। अच्छा, रक्त कणिकाएं जो तैरती हैं वो किस में तैरती हैं? रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो तैरता है वो किस में तैरता है? तो ये जो तैरता है वो किस में तैरता है? प्लाज्मा, जीव द्रव्य के अंतर्गत ही रक्त कणिकाएं तैरती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये तैरती हैं। और रक्त में सबसे अधिक मात्रा अगर किसी की होती है तो वो प्लाज्मा की होती है। इसमें 55% तक प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। तो याद रखना, जो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है। और रक्त कणिकाएं के अंतर्गत कौन सी आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। अच्छा, प्लाज्मा में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो किसकी होती है? पानी की होती है। इसमें पानी जो होता है वो कितना परसेंट होता है? तो इसमें जो पानी होता है वो 92% होता है। और 8% जो रहेगा वो प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ देते हैं इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ये केवल कशेरुकियों में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सूक्ष्मतम
रक्त वाहिका है, जो सबसे सूक्ष्मतम रक्त वाहिका है वो क्या होती है? ये होती है कोशिकाएं। कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर के अंदर सबसे सूक्ष्मतम रक्त वाहिका होती हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। धमनी और शिरा भी क्या है? ये रक्त वाहिका है, लेकिन इसमें जो सबसे छोटी है वो क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जो जीवन काल रहता है वो कितना रहता है? 4 माह रहता है। तो कितना रहेगा? 4 माह, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है मानव रक्त का। अच्छा, मानव जो रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। आपने देखा होगा जो 7 से ज्यादा होगा जिसका पीएच मान वो कैसा होगा? क्षारीय कहलाता है, और जो 7 से कम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय कहलाता है। कैसा कहलाता है? अम्लीय। और जो 7 होगा जिसका पीएच मान वो कैसा होगा? उदासीन होगा। तो जो रक्त है वो कैसा है? क्षारीय है। और उदासीन जो होता है वो क्या होता है? जल कैसा होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है एक वयस्क मनुष्य के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होनी चाहिए, रक्त में होनी चाहिए। तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए वो 11.5 होना चाहिए। कितने ml होनी चाहिए? 11.5 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है? तो मानव शरीर में जो रक्त का थक्का जमने में जो समय लगता है वो 2 से 10 मिनट का लगता है। देखो इतना समय नहीं लगता, तो इसका सी ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि 8 से 10 मिनट तो नहीं लगता है। और इसका ए ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं होगा। जो रक्त में थक्का जमने का जो समय लगता है वो कितना लगता है? 2 से 10 मिनट। वैसे तो 4 से 5 मिनट के अंतर्गत रक्त का थक्का जम जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो वो कौन सा भाग है जिसमें 92% जल होता है? तो कौन सा है? प्लाज्मा। जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है? 92% क्या होता है? क्या होता है? जल होता है, और शेष 8% क्या होता है? प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए स्पेग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है, देखो ये पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? रंजक, हीम रंजक पाया जाता है। और हीम रंजक में ही क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन में अगर कुछ पाया जाता है तो आयरन पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो कार्बनिक अम्ल की जो सांद्रता नहीं बढ़ती है वो सोडियम की वजह से। किसकी वजह से? सोडियम की वजह से रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता को नहीं बढ़ने देता है सोडियम लवण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो रुधिर स्कंदन के लिए जो आवश्यक होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, वो कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैंने आपको बताया था भी, ब्लड क्लोटिंग के लिए जो आवश्यक तत्व होता है, अगर तत्व पूछ ले तो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। कौन सा होता है तत्व? कैल्शियम तत्व ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? अच्छा, ब्लड बैंक जो होगी वो कौन सी होगी? स्प्लीन या प्लीहा जिसे कहा जाता है, वो क्या होती है? ब्लड बैंक होती है। ये पेट के साइड में आप देखोगे, पेट में ये पाई जाती है प्लीहा। और प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहा जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है? ब्लड स्टोर होता है। इसी को ही आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। तो याद रखना, आरबीसी की कब्र अगर कोई कहलाएगा तो प्लीहा, स्प्लीन कहलाती है। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बेसोफिल पाया जाता है? तो बेसोफिल किस में पाया जाता है? मैंने आपको बताया था बेसोफिल किस में पाया जाता है? WBC में बेसोफिल पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस प्राणी में रक्त नहीं पाया जाता? तो कौन सा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कौन सा प्राणी जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? केंचुआ, केंचुआ में रक्त पाया जाता है तो ये नहीं होगा। मेंढक, मेंढक में भी रक्त पाया जाता है। मछली में भी पाया जाता है। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता, इसमें श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राणी की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक? अपन ने समान तौर पे देखा था, लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी रहती है उसमें केंद्रक नहीं होता था, लेकिन ऐसा कोई प्राणी है उसके अंतर्गत लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो वो कौन सा प्राणी है? ऊंट है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऊंट में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। और लामा एक और जीव है जिसके अंतर्गत भी क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो तत्व अगर पूछे रक्त का थक्का बनने में अगर कौन सा तत्व सहायक होता है तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। और अगर एंजाइम पूछ लिया जाए रक्त में थक्का बनने में अगर कोई सा एंजाइम सहायक होता है तो वो कौन सा होता है? ट्रिप्टेस। ट्रिप्टेस नामक एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। ओके, और विटामिन के की भी काफी आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने में, तो ये भी आप याद रखना। चलिए बात करते हैं रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन नामक जो एंजाइम है वो अमाशय से स्रावित होता है। कहां से? अमाशय से स्रावित होता है और दूध के पाचन में ये क्या होता है? सहायक होता है। तो ये भी आप याद रखना, दूध के पाचन में रेनिन नामक एंजाइम सहायक होता है। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है वो भी अमाशय से ही स्रावित होती है और ये जो सहायक करती है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक करती है। तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक करता है तो वो पेप्सिन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसके द्वारा रक्त समूह की खोज की? तो रक्त समूह की जो खोज की है वो लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी 1900 में, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, कैरोलस लिनियस, इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीजे मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और वॉन वेयर को क्या कहा जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो वो वॉन वेयर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज की है वो किसने की है? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। लैंडस्टीनर ने क्या किया? ब्लड ग्रुप की खोज की है, जैसे रक्त समूह कहा जाता है। स्टीफन हेल्स ने क्या करा? स्टीफन हेल्स को पादप क्रिया होती है उसके विज्ञान का पिता कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान का पिता अगर किसी को कहा जाता है तो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। रॉबर्ट कोच के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु के बारे में इन्होंने खोज करी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटीजन है। एंटीजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। एंटीजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बीमारियों से रक्षा करता है? तो प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है जो बीमारियों से रक्षा करता है? तो बीमारी से रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है, एंटीबॉडी। ओके, एंटीजन भी क्या है? एक प्रोटीन है। एंटीजन भी क्या है? एक प्रोटीन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति किसे खून दे सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो किससे खून दे सकते हैं, किससे खून ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि ये ग्रुप कैसे काम करता है। ये जो ब्लड देने और लेने का जो काम होता है वो किस तरीके का होता है। इसमें दो चीज काफी महत्वपूर्ण होती है खून के अंदर, जैसे कि एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। ओके, ये दो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीबॉडी किसे कहा जाता है? एंटीबॉडी की जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है, ये देख रहा होगा आप, इस तरीके की पाई जाती है। और एक जो एंटीबॉडी होगी वो इस तरीके की पाई जाएगी, गोलाकार होगी थोड़ा। ओके, इस तरीके की ये एंटीबॉडी पाई जाती है। अच्छा, और एंटीजन जो होते हैं वो इस तरीके के पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। एक गोलाकार एंटीजन होता है और एक कैसा होता है? चौकोर टाइप का एंटीजन होता है। ये दो तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, और इसी के द्वारा ही डॉक्टर पता लगा लेता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। इसी के द्वारा डॉक्टर पता लगाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है। जैसे कि आपका ब्लड ये है,
आपका ब्लड क्या है, ये है। इसका भी पता नहीं है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको देखा कि इसके में क्या निकल रहा है, एंटीजन इस तरीके का निकल रहा है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति है जिसके में ये चोखोट टाइप का निकल रहा है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। अगर कोई एक अन्य व्यक्ति है जिसके में ये दोनों निकल रहे हैं, तो उसका जो ब्लड ग्रुप उसने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए और बी उसका ब्लड ग्रुप होगा। और एक अन्य व्यक्ति है जिसमें ये निकल ही नहीं रहा है, जिसके ब्लड में ये एंटीजन पाती नहीं है, एंटीजन होती नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप दे दिया ओ। तो ये बेसिकल क्या होती है, एंटीजन होती है। क्या होती है, एंटीजन। अच्छा, ये कार्ड कैसे करती है ब्लड के अंदर, देखिए ब्लड के अंदर एंटीबॉडी भी पाई जाती है, और एंटीबॉडी की जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है, दो टाइप की होती है। अच्छा, जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो किस तरीके की पाई जाएगी। अच्छा, बेसिकल जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो दो तरीके की पाई जाती है। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, बी नाम दे दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया ए नाम दे दिया। अच्छा, एंटीबॉडी का काम क्या रहता है, ये ब्लड के अंदर ही पाई जाती है। अच्छा, एंटीबॉडी जो ए ब्लड ग्रुप वाले में पाई जाएगी वो बी आकार की पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, इस तरीके की पाई जाएगी एंटीबॉडी। ओके, मैं इसकी एक संरचना उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरीके की पाई जाएगी। ये एंटीबॉडी ब्लड के अंदर ही पाई जाती है। अब जब ब्लड संचरण कर रहा होगा तो वो इसमें फंसेगा नहीं, ये आराम से निकल जाएगा इससे। अगर इसी में ये वाली पाई जाती तो क्या होता है, ब्लड फंस जाता है, इसमें ब्लड फंस जाता है। और जो बी होता है, बी जो बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जिसमें ये एंटीजन होता है, उसमें एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो इस तरीके की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, ये गोलाकार टाइप की इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। इसमें क्या होगा, ब्लड इसमें ये नहीं फंसेगा, इस एंटीबॉडी में ब्लड नहीं फंसेगा, आराम से ये संचालन करता रहेगा। तो ये भी आप याद रखना। अच्छा, इसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें किस तरीके की पाई जाती है, इसमें देखो एंटीबॉडी दो तरीके की होती है। अगर इसी में ये दो तरीके की पाई जाती है तो इसमें ब्लड फंस के रह जाता है, और ब्लड क्या होगा, संचालन नहीं कर पाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये कुदरत की मार है कि इसमें किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप, अब ओ ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन होती नहीं, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन होती नहीं है, तो इसमें क्या होती है, दोनों तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है। इसमें दोनों तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाती है, इसमें आराम से ये संचालन करता रहता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसे खून दे सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये ए बी ग्रुप है, ओके, ये ए बी ग्रुप है और ये ए को खून देता है, तो ए को खून देता है, इसमें ये एंटीजन है और इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है इस तरीके की पाई जाती है। अगर इसने इसे खून दे दिया तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या, ये फंस जाएगा। ये क्या फंस जाएगा, ये जो एंटीबॉडी पाई गई है, इसमें एंटीजन जो पाया गया है वो क्या होगा, इसके अंतर्गत फंस जाएगा, तो ये रुक जाएगा ब्लड। तो इसी कारण ये ए बी किसको नहीं दे सकता, ए को भी नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए कि इसने बी को दिया, इसने बी को दिया, तो बी कैसी होती है, गोलाकार होती है। बी में क्या हो जाएगी, ये एंटीजन फंस जाएगी, तो ये बी को भी नहीं दे सकता है। ओके, अगर ओ को देना चाहे तो ओ को भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें तो ओ में दो पाई जाती है, ये फंस के रह जाएगा ब्लड। तो इस कारण से ये ए बी वाला ना ए को देगा, ना बी को देगा, ना ओ को देगा, ना ए को देगा, ना ए बी ओ को देगा, और सभी को नहीं दे सकता है। केवल किसको दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप इस तरीके का होगा, जिसमें एंटीजन इस तरीके के पाए जाएंगे, तो केवल वो उसी को ब्लड ग्रुप देता है। क्या उसी के साथ ये क्या आराम से संचालन करता रहेगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है। तो ओ समूह वाला रक्त व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है। देखिए, ओ रक्त वाला समूह है। अब देखिए, आप ही सोचिए, ओ रक्त में कोई एंटीजन पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती है। तो इसका जो फंसने का काम है वो किसी भी एंटीबॉडी में नहीं होगा, किसी भी एंटीबॉडी में नहीं होगा। तो ये किसे रक्त दे सकता है, ये सभी को रक्त दे सकता है। किसी को, ये सभी को रक्त दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में एंटीजन उपस्थित नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से किस में एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो एंटीजन जो नहीं पाई जाती है वो किस में नहीं पाई जाती है, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होती है। मैंने आपको बताया ओ में एंटीजन नहीं होती है। ए में भी एंटीजन पाई जाती है, बी में भी पाई जाती है, और ए बी में भी क्या होती है, एंटीजन पाई जाती है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीबॉडी
किस में नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी जो नहीं पाई जाती है वो किस में नहीं पाई जाती? ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, और यहां से आप यकीन मानिएगा एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे याद लेता हूं। धन्यवाद।